निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर बारिश किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। तो ये जाड़े में कैसे वर्षा होती है? यदि ये हम भारत का एक हल्का सा छोटा सा मैप बना लें तो क्या है कि जाड़े के मौसम में क्या हो जाता है कि सूर्य दक्षिणायन चला जाता है, दक्षिण में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान कम होने से एक हाई प्रेशर हो जाता है और समुद्र के ऊपर क्या होता है, एक लो प्रेशर हो जाता है। तो हवाएं क्या स्थल से जल की ओर चलती है। जब वो जल की ओर चलती हैं तो यहाँ पे तो स्थल पे शुष्क रहती है और यहाँ पे काफी मात्रा में आर्द्रता ले लेती है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है तो इस दिशा में इनकी मोड़ हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है भारत का? यहाँ पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो भारत पे जाड़े में मौसम कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। और दूसरा एक क्षेत्र है जहाँ जाड़े में वर्षा होती है, वो ये है उत्तर पश्चिमी भारत। वहां पे कहा क्यों वर्षा होती? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ मतलब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो भूमध्य सागर की तरफ से आता है, उसकी वजह से कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये किस फसल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जाड़े की वर्षा? रबी की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी वापसी होती मानसून से, सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी और डी संवहनी वर्षा से। तो यदि हम देखें भारत के इस नक्शे को इस तरह, तो और ये भूमध्य रेखा है, तो भारत में ज्यादातर वर्षा गर्मी में क्या होती है? किससे होती है? इस दिशा से आती है। मानसून जो आता है, हम जानते हैं ना कि यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है और ये जो भूमध्य रेखा है वो हाई प्रेशर के रूप में कार्य करता है। तो हवाएं क्या होती है? भूमध्य रेखा को पार करके जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती है तो कोरियोलिस फोर्स के कारण वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, तो भारत की तरफ मुड़ जाती है इस तरह, इधर। तो इसकी दिशा कौन सी है? इसकी दिशा है दक्षिण और पश्चिम। तो भारत में वर्षा किससे होती है? ज्यादातर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो उत्तर पूर्वी मानसून से, मैंने पहले प्रश्न में पढ़ा, उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा है? जिससे सर्दियों में जाड़े में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी में होती है और उत्तर पूर्व मानसून से सर्दी में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्व मानसून से या वापसी होती मानसून, दोनों एक ही चीज है। संवहनी वर्षा से भारत में नहीं होती क्योंकि ये कहां पे होती है? ज्यादातर भूमध्य रेखा पे होती है संवहनी वर्षा। ये जान लीजिए कि जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है भारत में, वो कुल वर्षा का होता है उसका 74% अनुपात होता है। और जो मैंने अभी बताया था पश्चिमी विक्षोभ से ये करीब इससे 3% वर्षा होती है, सर्दियों में होती है। और प्रत्यावर्तित मानसून जो ये उत्तर पूर्वी मानसून है, जो लौटते हुए मानसून है, इससे करीब 13% वर्षा होती है। तो क्लियर होगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान मतलब जहां सबसे कम वर्षा होती है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी लेह। मुंबई के बारे में तो आप कह नहीं सकते क्योंकि आप बरसात के मौसम में देखा कि पूरी बंबई पानी पानी हो जाती है। दिल्ली में भी काफी वर्षा होती है, आपने देखा होगा न्यूज में, बेंगलुरु में होती है। तो इसका उत्तर क्या है? डी लेह में। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? यदि हम साल भर की वर्षा की मात्रा देखी जाए तो यहाँ 90 मिलीमीटर होती है मानसूनी वर्षा। इसका प्रमुख कारण है कि बहुत अधिक ऊंचाई पे है और पथरीली क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा, कई और फैक्टर है जिसके कारण ये वर्षा कम होती है। लेकिन जान लीजिए कि भारत में सबसे जो कम वर्षा होती है वो लेह में ही होती है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक मतलब पर डे, की हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर कहां होता है? ए पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थल में। देख लीजिए, दैनिक का मतलब होता है कि दिन में तापमान बहुत अधिक और रात में काफी कम हो जाए। तो ये कहां पे होगा? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में आसमान बिल्कुल साफ रहता है। तो क्या होता है? दिन को सूर्य ताप की मात्रा बहुत अधिक प्राप्त होती है, जिसके कारण दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और रात में क्या होता है कि चूंकि आसमान बिल्कुल साफ होता है तो भौमिकीय विकिरण के द्वारा जो पृथ्वी से विकिरण होता है उसके कारण बहुत ज्यादा
ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो जिसके कारण रात में काफी कम तापमान हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पांचवा क्वेश्चन, शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए लेह, बी कारगिल, सी द्रास, डी श्रीनगर। तो ये देखिए कारगिल, लेह ये तीनों लद्दाख में है और ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए सी द्रास होगा। क्यों? द्रास क्या है? लद्दाख जाने का एक प्रवेश द्वार है जहां पे सर्दियों में तापमान -27.2 डिग्री सेल्सियस तक चला आता है। और 1995 में यहाँ पे जो 9 जनवरी 1905 को यहाँ पे क्या तापमान रिकॉर्ड किया गया था? -60 डिग्री सेल्सियस। समझ लीजिए यहाँ कितना कम तापमान पाया जाता है। ये लद्दाख के पास है और भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। आदम का पुल निम्न से किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। एडम ब्रिज, आदम ब्रिज मुख्यतः श्रीलंका और भारत के बीच में, ये आप देख रहे हैं ये जो ब्रिज है यही एडम ब्रिज है। एक तरफ पाक की खाड़ी जल संधि और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो इसमें डी वाला उत्तर बिल्कुल सही। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां स्थित है? इम्फाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। देखिए भारत का जो पश्चिमी बिंदु वो कहां पे है? वो है गुजरात में। इसका क्या नाम है? गोर माता, कई जगह मोता लिखा है। फिर पूर्वी बिंदु कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है कीबीथू। ठीक है, तो इसके सही पे उत्तर क्या हो गया? सी वाला उत्तर बिल्कुल। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम? ए कन्याकुमारी, बी अगाती, सी इंदिरा पॉइंट, डी मिनिकॉय। तो इसका उत्तर होगा सी इंदिरा पॉइंट। आप ये देखिए ये विषुवत रेखा दिख रही है आपकी, इक्वेटर, और ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो दक्षिणी बिंदु है वो है निकोबार द्वीप समूह में। तो यही इंदिरा पॉइंट सबसे पास है, जो इसके हिसाब से देखें तो मुख्य भूमि से भी दक्षिण में है, तो यही सबसे पास है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 5200 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7516 मील। तो इसका जो उत्तर है वो है बी वाला 7516 किलोमीटर। लेकिन ये प्रश्न दो है। भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर है, लेकिन जब अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को ले लेते हैं तो 7.1.6 किलोमीटर आ जाती है। तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही है। भारत की कुल 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी समुद्र तट को छूती है। यदि राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो गुजरात की सीमा सबसे बड़ी है, लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश ले लिया जाए तो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो सीमा है वो सबसे बड़ी समुद्री। 9 डिग्री चैनल अलग करती है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो आप यदि इस मानचित्र को देखिए तो ये आपको 9 डिग्री चैनल दिख रहा है, ये कैनोर आइलैंड दिख रहा है जिसमें करावती दिख रहा है, लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी भी है, और उसके बाद ये मिनिकॉय है। तो किसको अलग करता है? ये वास्तव में लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लेकिन यदि सवाल आ जाता है तो करावती और मिनिकॉय को भी अलग करता है। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप और। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको कई बार आपको कई जगह पूछा गया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको याद रखना है कि अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी नहीं निकलती। ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी और डी गोदावरी। तो इसका उत्तर कौन सा होगा बिल्कुल सही? तो देखिए मान लीजिए अमरकंटक पहाड़ है ना, तो इसमें क्या है कि कौन सी ऐसी नदी जो नहीं निकलती। तो जान लीजिए कि सोन नदी इधर उत्तर की तरफ चली जाती है, नर्मदा नदी इधर पश्चिम की तरफ चली जाती है, और जो महानदी है इधर
पूर्व की चली जाती है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, बिल्कुल बताइए। 11वें क्वेश्चन का उत्तर डी गोदावरी बिल्कुल सही है, जो अमरकंटक से नहीं निकलती। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि गोदावरी कहाँ से निकलती है। गोदावरी नासिक जिले के त्रंब्यांग से निकलती है, अमरकंटक से ना निकल के नासिक जिले के त्रंब्यांग से निकलती है। और जो अमरकंटक में है वो कौन सा बनता है, अरीय प्रतिरूप बनता है। अरीय प्रतिरूप का मतलब है जब एक ऊपर केंद्रीय उच्च भूमि से नदियां उसकी चारों दिशा की तरफ निकलती हैं तो अरीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो इसका आंसर डी गोदावरी बिल्कुल सही होगा। 12वां क्वेश्चन, सिंधु की नींव में कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से नहीं निकलती। ए सतलुज, बी रावी, सी झेलम, डी चना। तो पहले देख लेते हैं कौन नदी कहाँ से निकलती है। जो सतलुज नदी है वो पूर्ववर्ती नदी है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। जो बी है रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश के महान हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। जो सी है ये वेरीनाग, पीर पंजाल की वेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है। तो इसका मतलब सी उत्तर बिल्कुल सही है। जो चेनाब रिवर है ये जान लीजिएगा ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब बड़ी सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है जो करीब 1180 किलोमीटर लंबी है। और ये हिमाचल प्रदेश के में इसे चंद्रभग्गा कहते हैं। चंद्रभग्गा इसलिए कहते हैं कि चंद्रभग्गा नामक दो नदियों के संयोग से चेनाब नदी निकलती है। तो जो 12वें का आंसर होगा सी झेलम। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है, इसको याद रखना है। ए तुलबुल, बी सलाल, सी बगलिहार, डी दुलहस्ती। अब इन चारों में कौन सी परियोजना नहीं है, तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। जो तुलबुल परियोजना है ये किस नदी पर है और किस राज्य में है ये बताइएंगे आप लोग। तुलबुल झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर में। तो पहला ही उत्तर बिल्कुल सही हो गया क्योंकि ये किस पे है, ये झेलम नदी पे है। ठीक है। जो सलाल परियोजना है वो भी जम्मू कश्मीर में है, बगलिहार भी जम्मू कश्मीर में और दुलहस्ती भी जम्मू कश्मीर में। ये चारों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो तुलबुल परियोजना है वो चेनाब नदी पे ना होकर झेलम नदी पर अवस्थित है। 14वां प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ए लोहित, बी बूढ़ी गंगा, दिहांग, सी सांगपो और डी दिहांग। अब इसमें तो देखिए ये जो सांगपो नाम है ये किस में, ये तो जब मानसरोवर झील से निकलती है इस तरह, तो यहाँ पे इसको सांगपो कहते हैं। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, ये दिहांग नाम से जानी जाती है। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। जो हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है वो दिहांग है। सियांग भी करके इसको कहते हैं, सियांग भी नाम से इसको जानी जाती है। जब दिबांग और लोहित आपस में मिलती है, ये दोनों नदियां आपस में मिलती है, तब ये ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है, या कहिए ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको जमुना के नाम से जानते हैं, जो हमने पिछले प्रश्न में कर चुका है। तो इसके अनुसार ये उत्तर क्या होगा, डी दिहांग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। झील और अवस्थिति, ए लोनार मध्य प्रदेश, बी नक्की गुजरात, सी कोलेरू आंध्र प्रदेश, डी पुलिकट केरल। तो इसमें कौन सा बिल्कुल सही है। यदि इसके हिसाब से देखें तो लोनार मध्य प्रदेश में, तो लोनार क्या देखिए ये किसमें, महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब पहला उत्तर बिल्कुल ठीक है। दूसरा नक्की गुजरात, ये गुजरात में ना होकर नक्की झील कहाँ पे है, ये राजस्थान में। तीसरा कोलेरू आंध्र प्रदेश में। अब ये कोलेरू देखिए आंध्र प्रदेश में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये सही है। और चौथा पुलिकट केरल में। केरल में तो वेवनाथ अष्टीमुड्डी ये झील है। केरल में जो पुलिकट झील है वो भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में दिख रही है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पहला गलत है, क्योंकि ये लोनार मध्य प्रदेश में ना होके कहां पे है, महाराष्ट्र में है। नक्की गुजरात में होके राजस्थान में। केलेरू आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। और पुलिकट केरल ना होके ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि कौन किस राज्य में है। तो इसका मतलब सी उत्तर इसका बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म मतलब जो पेड़ पौधों जीव जंतु आदियों के पृथ्वी के नीचे दबने और उच्च ताप के कारण जो ईंधन में बदलते हैं। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। इसका उत्तर क्या होगा? डी यूरेनियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय की ईंधन है। ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी इरिडियम, डी प्लूटोनियम। तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है, ए बी थोरियम। जो भारत विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है और यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? ए आंध्र प्रदेश तट में, बी गुजरात में, सी मुंबई हाई में, डी तमिलनाडु। इसका उत्तर क्या है? सी मुंबई हाई में। तो यहाँ पे जब गैस मिला था 1965 में यहाँ पे तेल की खोज स्टार्ट की थी और 1974 में इसका उत्पादन हुआ था। और सागर सम्राट नामक जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये प्राकृतिक गैस और तेल आदि का उत्पादन किया जाता है। विश्व पर भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ होती है? ए कलकप्पम, बी रावतभाटा, सी तारापुर, डी नरोरा। तो जो इसका उत्तर है वो क्या है? सी तारापुर में। यहाँ कब हुई थी? 1969 में। किसके? अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी की सहायता से हुई थी। और जो कलपक्कम है ये हुआ था 1984 में। यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आरंभ हुआ था। ये 1965 में हुआ था और ये कनाडा के सहयोग से हुआ था। और नरोरा स्वदेशी कनाडा स्वदेशी तकनीक से है, तकनीक से इसका उत्पादन किया गया था। और इसका जो उत्पादन स्टार्ट हुआ था 1989 में है। तो कलपक्कम तमिलनाडु में, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में और तारापुर महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी याद रखिएगा कि जो भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, वो 1948 में होमी गिरी भाभा की अध्यक्षता में स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। और जो बार के भाभा परमाणु अनुसंधान के BARC बार की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसको आप बहुत अच्छी तरह याद रखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई 51, 61, 71, 81, 61, 71 या 81, 91 में। यदि हम इस आंकड़ों को देखा जाए तो 1959, 51, 61 के जो ग्रोथ रेट थी वो 16.38 थी। 71 से 81 के बीच जो थी वो 25.39 थी। फिर 61 से 71 के बीच थी 19.54 और 81 से 91 के बीच थी 25.61। यदि इन वैल्यू को दिखाया जाए तो सबसे अधिक वृद्धि कब हुई? 1981 से 91 के। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए ये दोनों एक तरह से लगता है, लेकिन अंतर क्या है? वर्ग लिखा है, इसमें सिर्फ किलोमीटर लिखा है। तो उत्तर क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से ही जनसंख्या घनत्व निकलता है। कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल, और जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर से निकाला जाता है। इस आधार में जनसंख्या वृद्धि घनत्व। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी बिहार। यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो घनत्व है कितना है? 1029, उत्तर प्रदेश का है 882, केरल का है 860 और बिहार का कितना था? 1182। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी बिहार। लिंगानुपात की परिकल्पना कैसे किया? देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, देश में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश में प्रति 100,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, देश में प्रति 100 बच्चों पर लोगों की संख्या। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है सी है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से लिया जाता है। बाकी हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है, चूंकि आगे भी प्रश्न है तो उसमें इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको।
2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? जो करीब कितनी बनती है, बताइए जल्दी से। 943 बनती है।